कुछ फिल्में रहती है ना जो एक सिंपल मैसेज को काफी क्रिएटिव वे में बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मैं एक फिल्म लेके आई हूँ अपस्ट्रीम कलर्स, जिसे शेन कारूत ने लिखा, डायरेक्ट, को प्रोड्यूस, उसमें एक्टिंग भी की है, मूवी को म्यूजिक भी दिया है और उसकी सिनेमेटोग्राफी भी उन्होंने ही की है। अगर फिर भी पता नहीं कि ये कौन है तो इन्होंने ही प्राइमर जैसी मूवी लिखी और डायरेक्ट की थी। अपस्ट्रीम कलर ये दो लोगों के लाइफ पे बेस्ड है, जहाँ पे दोनों भी एक पैरासाइट के विक्टिम थे और एक साइकिल के कारण इनकी पूरी लाइफ खराब हो गई थी। लेकिन किस तरीके से दोनों भी इस साइकिल को ब्रेक करते हैं और उसका रिवेंज लेते हैं, ये कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों यहाँ पे मूवी का फोकस स्टोरी नहीं है, इनफैक्ट मूवी उसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के लिए काफी फेमस हुई थी। तो मूवी जब शुरू होती है तब क्रेडिट में ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसे थीफ कहा गया है, जो एक नर्सरी में जाता है और कुछ पर्टिकुलर पौधे ढूंढ रहा था। कुछ पौधों में उसे इंसेक्ट्स मिलते हैं, तो ये सारे पौधे वो खरीद लेता है और इन इंसेक्ट्स की हार्वेस्टिंग कर रहा था ताकि उसे एक अजीब तरीके का हिप्नोसिस इफेक्ट इंसानों पे टेस्ट करना था। स्टार्टिंग में ही वो इफेक्ट वो 2 बच्चों पे टेस्ट करता है, आगे उन्हीं इंसेक्ट पर वो कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है और आखिरी में कैप्सूल में उन्हें भरता है। दूसरी जगह पे हम लीड कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं, जिसका एक अच्छा खासा जॉब था और एक रेस्टोरेंट में ही वो जॉब के सिलसिले में आई थी। जब वो रेस्टरूम जाती है तभी वहाँ पे थीफ आता है, क्रिस को किडनैप करता है और जबरदस्ती एक मास्क नाक पे लगा के पानी के थ्रू वो इंसेक्ट वो सीधा उसके नॉस्ट्रिल के थ्रू उसके शरीर में डाल देता है। क्रिस बहुत ही तड़पने लगती है लेकिन उसे होश नहीं होता। वो थीफ क्रिस को खुद के घर लेके जाता है। क्रिस को जरा भी होश नहीं था तो वो थीफ उसे हिप्नोसिस करने लगता है। जब क्रिस को भूख लगती है तब वो उसे सिर्फ बर्फ का पानी पीने देता है और ऐसे जताता है कि ये जो ड्रिंक है वो काफी प्राइसलेस है, उसके लिए वो काफी इम्पोर्टेंट चीज है और हर एक ड्रिंक उसे अर्न करना पड़ेगा। उसे मशहूर लेखक वॉल्डन की लाइफ इन वुड्स नाम की बुक के कोट्स एक पेपर पे लिखने के लिए कहता है। ये एक्टिविटी उसे करने के लिए दी गई थी ताकि उसके साथ क्या हो रहा है इस चीज से उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता रहे और इसी तरीके से वो थीफ उसका माइंड कंट्रोल करता है। एक पूरा दिन ये खेल चलने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी माँ को किसी ने किडनैप किया है और उन्हें ढेर सारे पैसे चाहिए। ग्रीस खुद ही बताती है कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं और उसके पास कुछ एंटीक गोल्ड कॉइन्स थे और अकाउंट में कुछ $35,000 थे। इन कॉइन्स को वो बैंक में लेके जाके पैसों में कन्वर्ट करती है और जितने भी पैसे अकाउंट में थे वो धीरे धीरे हर एक वीक में जाके पैसे निकलवाती। इस पूरे प्रोसेस में उसे गाड़ी चलाना या फिर अकाउंटेंट से बात करना बैंक में, ये सारी चीजें वो नॉर्मल कर रही थी, लेकिन उसका स्टेट अभी भी हिप्नोटिज्म में था। इसीलिए ये सारे पैसे वो थीफ को दे देती है अपने माँ को बचाने के लिए। जबकि थीफ क्रिस को पूरी तरीके से लूट लेता है तब वो उसे क्रिस के घर पे लाके छोड़ देता है। अब जैसे ही बार बार वो थीफ उसके साथ हिप्नोटाइज नहीं कर रहा है तो घर आते ही पहले वो ढेर सारा खाना खा लेती है और सो जाती है। ऑलमोस्ट 1-2 दिन के बाद वो जब नींद से उठती है तब खुद को गंदे कपड़ों में पाती है और एक डरावनी चीज उसके साथ हुई थी। उसके स्किन के अंदर जो इंसेक्ट थे दोस्तों वो काफी बड़े हुए थे और लिटरली वो रेंग रहे थे एंड ये क्रिस देख पा रही थी। ये नजारा देखने के बाद वो पागल सी हो जाती है और बड़ा सा चाकू लेके उन्हें निकालने की कोशिश करती है, बट वो कामयाब नहीं होती। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो एक पिग फार्मर के पास जाती है जिसे मूवी में सैम्पलर कहा गया है। वो उसके पास जाती है और वो उसे अंदर के इंसेक्ट्स के बारे में बताती है, उन्हें प्लीज निकालो। तो सैम्पलर इसे बिना बताए इसको बेहोश करके इसके पैर के हिस्से को कट करता है और जो इंसेक्ट्स रहता है जो इतना बड़ा हुआ था वो वर्म उसका ट्रांसफ्यूजन करता है और वो इंसेक्ट को उसके शरीर से निकाल के एक पिग के बॉडी में डालता है और आखिरी में उस पिग को वो अपने फार्म में लेके जाता है। अब दोस्तों इस ट्रांसफ्यूजन के कारण क्रिस और उस पिग में एक कनेक्शन बन जाता है जो मूवी में हम जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता है। अगले दिन क्रिस खुद को एक गाड़ी में पाती है विदाउट एनी मेमोरी, मतलब वो सैम्पलर के पास गई थी, उसने उन इंसेक्ट्स को निकाला, इसके बारे में भी उसे कुछ भी याद नहीं था। वो फिर अपने घर आती है जहाँ उसे ढेर सारा खून दिखता है। वो पुलिस को कॉल करती है लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता। फिर खुद ही घर साफ करती है और रेस्ट करके वो फिर ऑफिस चली जाती है जहाँ पता चलता है कि वो कई महीनों से ऑफिस नहीं आई थी, इसीलिए उसे फायर कर दिया गया है। खाना खरीदने जाती है, ग्रोसरी स्टोर कार्ड नहीं चलता, इसीलिए फिर वो बैंक जाती है अपने पैसे निकालने के लिए, तो पता चलता है बैंक में एक पेनी भी नहीं है। काफी हल्ला करती है तो बैंक वाले उसे इसी की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि भाई ये देखो पिछले कई वीक से तुम ही आ रही हो और बैंक से पैसे अपने निकाल के लेके जा रही हो। अब इस बेचारे का साल बीत जाता है, वो कहीं और एक स्मॉल सा जॉब करने लगती है और हमेशा वो ट्रेन से सफर करती रहती है। तब वहाँ पे उसे एक जेफ नाम का आदमी दिखता है जो हमेशा, ये दोनों भी एक दूसरे को देखते थे। जेफ इसके साथ फिर बात करने लगता है और इसके बाद दोनों भी एक कॉफी पे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि क्रिस अभी भी नॉर्मल नहीं थी।
सिंस क्रिस को पता नहीं कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है, बट दिमाग पे बहुत गहरा असर था, इसीलिए वो सोशली एक्टिव नहीं थी और वो ऑकवर्डनेस इन दोनों के डेट में भी दिखता है और फिर आगे इन दोनों का रिलेशन शुरू होता है। तो दूसरी जगह पे दोस्तों हम देखते हैं जो सैम्पलर यानी बिग फार्मर है, दरअसल वो फील्ड म्यूजिक कंपोजर भी था। जो बहता हुआ पानी हो या फिर पत्थर गिरने की आवाज हो, इन्हें वो रिकॉर्ड कर रहा था। और तभी बैकग्राउंड में हम एक कहानी देखते हैं कि कैसे कपल के बीच में फाइट हो रही है और उनकी शादी शायद टूटने वाली है, और बैकग्राउंड में ये सैम्पलर एज अ व्यूअर की तरह उन दोनों भी कपल को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये चीज क्या है, ये मूवी के प्लॉट में हमें पता चलेगी। क्रिस और जेफ दोनों भी एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और तभी फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जेफ के शरीर पे भी दोस्तों वैसे ही निशान है जैसे क्रिस के शरीर में थे जब वो ट्रांसफ्यूजन हुआ था, यानी यहाँ पे जेफ के साथ भी वही सारे किस्से हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, दोनों को भी याद नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, बट उसका असर गहरा था। किसने उसके साथ क्या फ्रॉड किया ये तो पता नहीं था, लेकिन कंपनी ने क्यों निकाला उसे वो याद था, जैसे कि वो कई दिनों तक गायब था। थीफ ने उसके तो पैसे ले लिए, लेकिन जेफ जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से भी पैसे चुराने के लिए उसे हिप्नोटाइज किया। उसे पूरी तरीके से लूटने के बाद उसे वो छोड़ देता है। उसे जब हो जाता है तब अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे फ्रॉड के कारण वो कंपनी निकाल देती है और उसके ऊपर इनफैक्ट ड्रग एडिक्ट का दाग लगा देती है। अब इस हिस्से के कारण उसकी पत्नी भी उसे डाइवोर्स करती है और इसी तरीके से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होती है। अभी फिलहाल तो वो एक छोटे से फर्म में इंटर्न्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन वो उसका ऑफिशियली जॉब नहीं था, यानी कंपनी के लिए अभी भी यह लायबिलिटी था इसके इस प्रोफाइल के कारण। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं जैसे जैसे इन दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, वैसे ही बिग फार्मर था उसके फार्म में भी दो पिग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और इसी समय दोस्तों हम ऑडियंस को पता चल जाता है कि इन दोनों की भी लाइफ उन पिग्स के लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, जो भी ट्रांसफ्यूजन हुआ था दोनों के साथ उसके कारण उन पिग्स के साथ ये दोनों भी कनेक्टेड थे। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही जो दो पिग्स थे इनके जहाँ पे इनका ट्रांसफ्यूजन किया गया था वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, यानी दोनों की भी लाइफ पिग्स के लाइफ के साथ पैरेलल में चल रही थी। कुछ दिनों के बाद क्रिस को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि दोस्तों उस वक्त क्रिस प्रेग्नेंट नहीं रहती, उसका जो पिग का काउंटर पार्ट है ना वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद क्रिस डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाती है, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अतीत में उसे कैंसर हुआ था जो कि अभी तो निकाल दिया गया है और उसके लाइफ में कोई भी थ्रेट नहीं है, लेकिन उस कैंसर की वजह से वो अभी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद वो काफी टूट जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे जो पिग रहती है वो भी जो प्रेग्नेंट थी उसको बच्चे होते हैं और छोटे छोटे पिगलेट्स जन्म लेते हैं, लेकिन वो सैम्पलर उन्हें भी जीने नहीं देता। कुछ दिनों के बाद वो उन दोनों भी बच्चों को एक बैग में भर देता है और दोस्तों एक नदी में फेंक देता है। अब इसका इम्पैक्ट जेफ और क्रिस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही वो दो बेचारे पिग्स रहते हैं जिनके बच्चे रहते हैं वो बहुत तड़पने लगते हैं, काफी दुखी रहने लगते हैं और उसका ही इफेक्ट हम क्रिस एंड जेफ के लाइफ के ऊपर भी देखते हैं। दोनों के लाइफ में अचानक से स्ट्रेस की लहर आ जाती है, उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ बहुत ही बुरा किसी ने किया है, इसीलिए जेफ यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसी गुस्से में वो अपने कलीग्स के साथ फाइट कर बैठता है, क्योंकि मानो उसे लग रहा था कि उसके ही बच्चों को किसी ने नदी में फेंक दिया है। तो एट द सेम टाइम क्रिस उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे कहीं पे खो गए हैं, इसीलिए वो भी अपने शॉप में अजीब सी चीजें ढूंढने लगती है। ऐसे कुछ चीज ढूंढ रही थी जैसे कुछ लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा उसने खो दिया है। दोनों की ऐसी स्ट्रेस्ड आउट फीलिंग रहती है और काफी घबरा जाते हैं, उन्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो काफी सारा फूड का सप्लाई इकट्ठा करते हैं, काफी सारी चीजें इकट्ठा करके वो क्रिस के घर पे जाते हैं और वहाँ पे ही बाथरूम में वो टेंट लगा के बैठ जाते हैं। इनफैक्ट वो गन भी लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी और भी कुछ तूफान आने वाला है उनके लाइफ में। तो दूसरी जगह पे दोस्तों हम देखते हैं नदी में फेंके गए जो बैग थी पिगलेट्स की, वो एक बड़े से पेड़ के यहाँ पे आके रुकती है। उस पेड़ के आसपास सफेद कलर के ऑर्किड फूल थे। यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं, वो जो पिगलेट्स का शरीर था वो डीकम्पोज होने लगता है। नाउ हियर्स द थिंग जो कि अभी तक हम सारे मूवी देखते समय भूल गए थे। जेफ एंड क्रिस के शरीर में वो इंसेक्ट था, वो पिग्स के शरीर में जाता है, उन्हीं पिग्स को बच्चे हो जाते हैं और यही वो बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो इंसेक्ट था वो इनके बच्चों के भी शरीर में था। ओके, अब यहाँ पे शरीर डीकम्पोज होने के बाद उन इंसेक्ट के कारण दोस्तों एक ब्लू कलर का सब्सटेंस इनके
बॉडी से निकलने लगता है और वो पानी और उसके आसपास की मिट्टी में फैल जाता है। अब इसके कारण जो ऑर्किड के फूल थे सफेद, वो नीले कलर में बदल जाते हैं। जी हाँ, काफी खूबसूरत से ये ऑर्किड बन जाते हैं और उनकी जड़ों में भी दोस्तों वो काफी भारी मात्रा में वो इंसेक्ट पैदा होते हैं जो कि पिग्स के थ्रू आए थे। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो नर्सरी चला रही थी और वो इन ऑर्किड के फूलों को पौधों के साथ निकालती है और अपने नर्सरी के प्लांट में रखती है उन्हें बेचने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का जो मेन प्लॉट है या फिर सर्कल है वो रिवील होता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने थीफ को देखा था जो कि एक नर्सरी में था और एक वहाँ पे पत्तों को देख रहा था कि नीले कलर का एक सब्सटेंस आ रहा है कि नहीं, राइट। तो वो यही देख रहा था, नीले कलर का सब्सटेंस यानी उस पौधों में वो उसे इंसेक्ट मिलेंगे और उसके थ्रू वो लोगों को हैलुसिनेट कर रहा था और उनके बाद उन लोगों को लूटता था। अपना काम होने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैरासाइट या इंसेक्ट लोगों के शरीर में वैसा ही रहता था। उन्हें निकालने के लिए लोग अननोइंगली पिग फार्मर के पास जाते थे। पिग फार्मर भी उस इंसेक्ट को तो निकालता था और उसे मारने के बजाय अपने पिग में डालता था, जिसके कारण एक रिलेशन या बॉन्ड तैयार होता था लोग और उन पिग के बीच में। पिग और उस इंसान की लाइफ पैरेलल में चल रही थी। उन्हीं पिग्स या उनके पिगलेट्स को वो नदी में फेंक देता था। वो एक जगह पे आके कंपोज होते थे, ब्लू बन जाते थे और वैसे इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ता था ऑर्किड के पौधों पर और आगे जाके वापस वो नर्सरी में जाते। तो ऐसे ये सर्कल चल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग थे जैसे कि थीफ या सैम्पलर या फिर ये नर्सरी के लोग, इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि कैसे ये लोग एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। अब आता है मूवी के क्लाइमैक्स पे, जब पिगलेट्स के जाने के बाद जेफ और क्रिस काफी बहुत बड़े सदमे में थे। इवन तो उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्रिस अक्सर स्विमिंग किया करती थी। ऐसे जब वो एक दिन स्विमिंग कर रही थी तब वॉल्डन के बुक की काफी सारे कोट्स वो लाउडली पढ़ रही थी, जो कि जेफ सुन लेता है और उन्हें वो लिखने लगता है क्योंकि वो उसे एकदम से मेमोरी ट्रिगर होती है कि कुछ तो ये कोट्स जाने पहचाने लग रहे हैं। जब क्रिस पानी के अंदर जाती है तब अचानक से उसे एक ऑर्किड का पौधा दिखता है। वो काफी सरप्राइज होती है और उसे वो छूने के लिए जाती है, लेकिन उसे एकदम से शॉक लगता है और तभी उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आती है। दोस्तों एक्चुअली ये एक साइन बताया गया है कि वहाँ पे उसकी मेमोरी वापस आ रही थी और वो उसे शॉक लग रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। ये जानने के बाद उसे पूरी तरीके से जो सैम्पलर ने किया था वो चीजें याद आती है और काइंड ऑफ यहाँ पे दोनों के बीच जो लॉस्ट मेमोरी थी वो वापस आ जाती है। अब ये शॉट इधर ही कट हो जाता है। हम अगले शॉट में देखते हैं जहाँ पे जेफ अपना खाना खा रहा था बड़े से एक जगह पे और वहाँ पे सैम्पलर जेफ को देख रहा था और वहाँ पे क्रिस आ जाती है और अचानक से वो सीधा सैम्पलर को देखती है। यानी नाउ शी इज अवेयर कि सैम्पलर उन लोगों की लाइफ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये जानने के बाद अचानक से सैम्पलर को हार्ट अटैक आता है और तभी क्रिस उसे बंदूक से मार देती है। लेकिन ये दरअसल एक सपना था। असल में ये तीनों भी पिग फार्म में रहते हैं और वहाँ पे क्रिस उस फार्मर को मार डालती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इसने उस इंसेक्ट को तो निकाला जरूर था, लेकिन एक पिग में डालने के कारण कहीं ना कहीं ये भी इनके लाइफ को अभी तक कंट्रोल कर रहा था उनकी सोल पिग्स के थ्रू। दोनों भी उसके फार्म पे तलाशी लेते हैं और दोस्तों उन्हें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इसने अभी तक किन किन लोगों को ड्रग करके उनके इंसेक्ट निकाल के उन्हें कंट्रोल कर रहा था इसके बारे में। क्रिस और जेफ उन सारे लोगों को वॉल्डन की बुक की कॉपी देते हैं और इस फार्म में इनवाइट करते हैं। आखिर में सारे जब लोग फार्म में आते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है इन सारी चीजों के बारे में। फिर इन सारे पिग्स को बेटर केयर के लिए एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। अब इसके कारण ये होता है कि कोई भी पिग नदी में मारा नहीं जाएगा और इसी के कारण नदी के आसपास जो व्हाइट कलर के ऑर्किड है वो ब्लू में नहीं कन्वर्ट होंगे और उनमें इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। अब इंसेक्ट ही पैदा नहीं हो रहे तो थीफ को भी वो इंसेक्ट नहीं मिलेंगे जिससे वो लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा था और ये साइकिल इसी तरह इधर टूट जाता है। ओके, तो ये मूवी दोस्तों अलग ही थी, काफी इंटेंस एक्सपीरियंस था। जो आर्टिस्टिक मूवी रहती है वैसे काइंड की थी। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि इस मूवी का पूरा फोकस स्टोरी से ज्यादा इसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक में है, क्योंकि इस मूवी का हर एक शॉट काफी उन कैरेक्टर के उस वक्त के माइंड स्टेट को दर्शाता है। मूवी एक अलग तरीके से हमारे सामने लाई गई है, इसी के कारण व्यूअर्स को समझ नहीं आती। जैसे कि हमें रैंडमली कुछ लोग दिखाए जाते थे और सैम्पलर उन्हें देख रहा है, उन पे फोकस रख रहा है, जैसे ये बात हमें पता नहीं चलती कि वो कपल कौन था। तो यहाँ पे दरअसल सैम्पलर को माइंड कंट्रोलर भी कहा गया है, क्योंकि वो लोगों के इंसेक्ट तो बॉडी से निकालता था लेकिन उनको पिग्स में डालने के कारण उनकी लाइफ अभी भी उसके कंट्रोल में थी और वो अलग अलग लोगों की लाइफ में देख रहा था। इसका मतलब यही है कि वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है पिग्स के थ्रू।
मूवी में ऐसे कई सारे शॉट है जहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर एकदम से फोकस किया गया है। जैसे कि जब एक इम्पोर्टेंट शॉट था स्टार्टिंग में जहाँ पे स्टोरी टेलर को ये बताना था कि क्रिस अभी हिप्नोटाइज हुई है, तभी थीफ उसे कहता है कि मेरा चेहरा सूरज के किरणों से बना हुआ है और अचानक से क्रिस के चेहरे पे लाइट पड़ने लगती है। काफी ब्रिलियंट शॉट था ये, जहाँ पे 3 से 4 एंगल से उसके चेहरे पे फोकस किया गया था, यही बताने के लिए कि वो हिप्नोटाइज है। वैसे ही अगर सबसे पहला शॉट हम देखेंगे, थीफ जो है वो नर्सरी के प्लांट के पत्तों को चेक कर रहा था और उनसे एक ब्लू कलर का सब्सटेंस निकालने की कोशिश कर रहा था। दरअसल यहाँ पे ये थीफ इंसेक्ट्स का प्रेजेंस चेक कर रहा था, उन इंसेक्ट के कारण ही पत्तों पे ब्लू कलर आता था। ये शॉट देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि काफी यूजुअल शॉट है, लेकिन उसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। जो इंसेक्ट दिखाया है या पैरासाइट, 3 उसके स्टेजेस हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में थीफ उन्हें विक्टिम के शरीर में डालता था, तो ये स्टेज 1 है जब वो इंसान के शरीर में पैरासाइट रहता था। जब तक वो पैरासाइट इंसान के शरीर में है, इंसान एक ट्रांस मोड में या हिप्नोटिज्म में रहता था। फिर ये लोग उस पैरासाइट को निकालने के लिए सैम्पलर के पास जाते थे। सैम्पलर उन पैरासाइट को निकाल के अपने पिग्स में डालता था। ये सेकंड स्टेज है, यानी इंसान से पिग से ट्रांसफर हो जाता है वो पैरासाइट। उसके बाद उन पिग्स को वो नदी में डाल देता है या फिर उनके बच्चों को नदी में फेंक देता है। पिग्स के शरीर से ऑर्किड के पौधों में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो ये 3 स्टेजेस थे। क्रिस एंड जेफ के लाइफ का गोल यही था कि अननोइंगली उनको अपने पिग सोल से मिलना है, शायद तभी उन्हें कुछ क्लोजर मिल सकता है अपने लाइफ का। और यही होता है। आखिरी में ये दोनों भी सारे मिसिंग डॉट्स ज्वाइन करते हैं एंड सैम्पलर तक पहुंचते हैं, उसे मार डालते हैं और अपने और बाकी सारे विक्टिम्स के पिग्स को आजाद कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें क्लोजर मिलता है। सो दोस्तों, ये थी मेरी थ्योरी अपस्ट्रीम कलर्स इस मूवी की। अगर आपकी भी कोई अलग थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।